हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। ये जो आपकी पीएससी की 2019 की वैकेंसी आई है उसके लिए हम संविधान के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। संविधान के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आज आपका ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में आज हम 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपके संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित आपके 30 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। कल के क्वेश्चन के जवाब आपने सब अच्छे से दिए, मुझे बहुत अच्छी लगी कल की क्लास, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव थे। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर क्लास बिल्कुल डेली ऐसे ही हो। तो आपकी आज की क्लास भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप वीडियो को सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो आपकी पीएससी की वैकेंसी आई है उसके लिए हमने आपके ये जो हमारी क्लासेस चल रही है, आप 6 बजे देख रहे हो अंकित सर की क्लासेस। अंकित सर जिसमें अभी आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं, दांगी सर जिसमें आपका इतिहास लगभग समाप्ति की ओर है, और हमारी क्लास चली रही है जिसमें आपको हम राज व्यवस्था के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज आपका सेकंड वीडियो है। साथ ही साथ में आपकी ये जो पीएससी की वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के लिए हमने वीडियो, पीडीएफ, प्रिंटेड नोट्स और आपके सभी क्वेश्चनों का एक बढ़िया सा एक कोर्स या एक पैकेज तैयार किया है। ये आपको पैकेज, अगर आपको कोर्स चाहिए तो कोर्स आपको 1999 रुपये में प्राप्त होंगे, और जो स्टूडेंट हमारे कोर्स से जुड़े हुए उन्हें 999 रुपये में प्राप्त होंगे। आपको कोर्स नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज 5555 रुपये में प्राप्त होंगे। अगर आपको कोर्स चाहिए सिर्फ नोट्स जो कि आपके घर डिलीवर कर दिए जाएंगे 3 दिन के अंदर, 1999 रुपये में आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ में हमारी पीएससी की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके 100 सब्जेक्टिव टेस्ट, 25 आपकी एफएलटी हो रही है आपकी, तो आपको 599 रुपये में प्राप्त होंगे। और टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। टेस्ट आपके पेपर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पेपर का जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से इसके अंदर आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? आपको संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार ये बताना है कि भारत क्या है। राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? तो जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा आपका यहाँ पर। तो आपको बताना है कि क्या लिखा हुआ है। राज्यों का समूह शब्द है, राज्यों का फेडरेशन शब्द है, कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन शब्द है? सभी लोगों को इसका आंसर देना है, क्योंकि मैंने आपसे भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद 1 के बारे में पूछा है। आपके संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार संविधान के अनुच्छेद 1 को समझ लेता है वो पूरे संविधान उसे आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं यहाँ आपको अनुच्छेद 1 समझाने की। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका ये जो आपका अनुच्छेद है उस अनुच्छेद का नाम है आपका क्या? अनुच्छेद 1। इसमें लिखा हुआ आपका क्या? भारत अर्थात इंडिया, दोनों नाम है आपके, ध्यान रखिएगा। भारत अर्थात आपका क्या? तो भारत अर्थात इंडिया किसका एक संघ होगा? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, शब्द यूज किया है आपका क्या? राज्यों का संघ। और जो संघ होता है इस संघ को ही हम क्या बोलते हैं? तो संघ को बोला जाता है आपका क्या? यूनियन। तो भारत अर्थात इंडिया किसका एक संघ होगा? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब ये जो राज्यों का संघ है किस किस से मिलकर बनेगा? तो 3 क्षेत्र इस राज्यों के संघ में सम्मिलित होंगे। सबसे पहला होगा आपका क्या? भारत का राज्य क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र होगा आपका क्या? भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र भी आपका संघ में आएगा। दूसरा आपका भारत का संघ राज्य क्षेत्र, भारत का संघ राज्य क्षेत्र, तो दूसरा भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा, भारत का संघ राज्य क्षेत्र भी। और तीसरा आपका जो क्षेत्र होगा, ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, ऐसे क्षेत्र जो क्या किए जाए? आपके अर्जित किए जाए, इनसे मिलकर बनेगा आपका क्या? भारत। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपसे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ की बात की है। तो आपका अनुच्छेद 1 आपका ये, और ये भी याद रखिएगा जो भारत का संघ है वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात भारत के किसी भी राज्य को और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को भारत से अलग होने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसीलिए हमने भारत को राज्यों का संघ बोला है। अगर हम फेडरेशन होते तो फेडरेशन का मतलब होता है आपका समझौता, लेकिन हम समझौता नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? राज्यों का संघ। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राज्यों का संघ शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका डी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर फेडरेशन भी कर देगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। राज्यों के हम यूनियन है, संघ की बात की है हमने,
तो जिन लोगों ने इसका आंसर आपका राज्यों का यूनियन या संघ शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान नागरिकता देता है। आपको यह बताना है कि भारतीय संविधान कैसी नागरिकता देता है। जन्म के आधार पर देता, निवास के आधार पर देता, देशीकरण के आधार पर देता या उपयुक्त सभी आधार पर देता। तो जल्दी कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों की बात की गई है, जिसमें आप नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की बात करते हो। क्या उपयुक्त सभी आधार पर नागरिकता दी जा सकती है? तो आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से आधार है जिस आधार पे आपके यहाँ पे नागरिकता मिलती है। तो अब यहाँ पे हम इस नागरिकता वाले प्रावधान की बात करें तो देखिएगा, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों से आपके भारत में क्या प्राप्त की जा सकती है? आपके नागरिकता 5 तरीके आपके कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जो तरीका होगा वो होगा आपका क्या? जन्म से। जन्म से बाद आपका दूसरा जो हो जाएगा वो होगा आपका क्या? वंश परंपरा से। वंश परंपरा के बाद अगला जो आपका तरीका होगा वो होगा आपका क्या? पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के बाद अगला जो आपका तरीका होगा वो होगा आपका क्या? देशीकरण के द्वारा। और देशीकरण के बाद अगला जो आपका तरीका होगा वो होगा आपका क्या? भूमि अर्जन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा, बाकी चीज तो आपके लिए सब मैच कर रही है। जन्म से कर रही है, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, तो उपयुक्त सभी आधार पर आपके भारत में नागरिकता प्राप्त कर रही है। अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी है तो जो उसके बच्चे होंगे वो भी आपके कहाँ के निवासी होंगे? आपके भारत के निवासी। तो ये 5 तरीके आपके यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। तो जिन लोगों ने उपयुक्त सभी आंसर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आपके नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। इन 5 तरीकों को आपको याद रखना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में इन सब का आपका क्या है? वर्णन है। संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नागरिकता का जो अनुच्छेद 11 है वो शक्ति देता है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की। तो नागरिकता ने इसके लिए आपका नागरिकता अधिनियम बनाया और उस अधिनियम में आपके नागरिकता प्राप्त करने के इन 5 तरीकों का विस्तार रूप से क्या किया गया? वर्णन। क्योंकि संविधान में नागरिकता को ज्यादा परिभाषित नहीं किया गया। संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक ही सिर्फ नागरिकता का क्या किया गया? आपका वर्णन किया गया। इसलिए यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर उपयुक्त सभी आधार लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अब आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? आपको यह बताना है कि जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 के, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार इनमें से है जो आपके विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं, ओनली भारतीयों को प्राप्त है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए ऐसे कौन से अधिकार है जो आपके सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं है। सबसे पहले विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जल्दी बताइए आपका कि कौन सा ऐसा नागरिक है जो आपके विदेशी को इसमें प्राप्त नहीं है। क्योंकि 2 प्रकार के नागरिक है, एक भारत का नागरिक होता और एक विदेशी नागरिक। तो भारत का नागरिक तो भारत का निवासी और भारत का नागरिक भी होता। कोई अमेरिका का व्यक्ति या किसी दूसरा देश का व्यक्ति भारत में घूमने आया तो वो भी नागरिक है, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, वो दूसरे देश का नागरिक है लेकिन हमारे यहाँ घूमने आया। तो उसे ऐसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारे यहाँ पे संविधान के अंतर्गत उसे प्राप्त हो जाते अपने आप ही भारत में आते ही। तो जल्दी कमेंट करके बताइए। विधि के समक्ष क्षमता प्राप्त होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता होगी या शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होगा। तो सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि कौन से अधिकार है जो आपके विदेशी नागरिकों को। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं नागरिकता कौन कौन से। तो मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूं। आप 4 शब्द याद रखिए, 15, 16, 19, 29, 30। मैंने क्या बोला है? 4 संख्याओं का नाम बोला। एक आर्टिकल 15, एक आर्टिकल 16, एक आर्टिकल 19 और एक आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल 30। इन आर्टिकलों में जितने भी आपके अधिकारों का वर्णन किया गया है वो सभी अधिकार सिर्फ किसके लिए होंगे? आपके भारतीयों के लिए। किसके लिए होंगे आपके ये अधिकार? तो ये अधिकार होंगे किसके लिए? आपके भारतीयों के लिए। बाकी जितने भी होंगे वो भारतीयों को तो प्राप्त होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में आपके किसको भी प्राप्त हो जाएंगे? तो वो प्राप्त रहेंगे किसको? आपके विदेशी को भी। अब आर्टिकल 15
किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ लोक नियोजन में अवसर की समता है। 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता देके रखिए। 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकार है और 30 में आपके शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। तो ये अधिकार ओनली भारतीयों को प्राप्त है। अब आप इसमें देखिएगा, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 इसमें नहीं है, मतलब विदेशी को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में देके रखा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19, तो 19 आपके विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आर्टिकल 21, क्या आप विदेशी व्यक्ति आओगे तो उससे उसका जीवन जीने का अधिकार छीन लोगे? नहीं। तो आर्टिकल 21 भी आपके विदेशी व्यक्ति को प्राप्त होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मैंने इसमें कहीं भी आपका आर्टिकल 24 नहीं लिखा है। तो आप देखिए, इसमें एक अधिकार सिर्फ आपके भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं होगा। वो होगा आपकी क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कुछ मत करिए, 4 शब्द याद रखिए, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये आपके सिर्फ भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार होंगे, बाकी सभी अधिकार आपके विदेशियों को भी प्राप्त है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आपको देना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सोच समझ के अच्छे से आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता गुप्त रूप से है, दिखाई नहीं देती लेकिन है। लेकिन आप बताइए कि किस में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से। जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहां पे आपको प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। सभी लोगों को आंसर देना कंपलसरी। बहुत सिंपल आंसर, बहुत अच्छा आंसर है आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का आपका वर्णन किया गया है। अब देखिए, मैं आपको आर्टिकल 19 की बात बताता हूं। ये जो आपका आर्टिकल 19 है, अगर आप आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं देखोगे कि आर्टिकल 19 में आपकी कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, तो आप आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिएगा, 19 जो आर्टिकल है उसके कई सारे भाग है। वैसे आप 19(1) से लगा के 19(6) तक आपका ये जाता है, लेकिन जो 19(1) है इसके फिर पुनः भाग है। 19(1)A है, 19(1)B है, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)F और 19(1)G। जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सारे आपके सामने 2 मिनट लगेगी, अभी वर्णन कर दूंगा। 19(1)A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको बोलने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो आप देखिएगा, प्रेस भी आपके बोलने और विचारों को एक अभिव्यक्त करने का माध्यम है। इसीलिए 19(1)A में ध्यान रखिएगा, 19(1)A में अगर आप देखोगे, लिखा हुआ भले ही नहीं है लेकिन आपको बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो आपको विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम ही तो है प्रेस। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता आपको किस आर्टिकल में दिखाई देती है? 19(1)A में। बी में क्या है? जो आपका बी वाला आर्टिकल है, इस बी वाले आर्टिकल में क्या देके रखा? शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित। मैंने शब्द बोला है हथियार रहित, सहित शब्द मत लगा लेना कि शांतिपूर्ण एवं हथियार सहित सम्मेलन। शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है आपका किसमें? बी में। और जो सी वाला भाग है, उस सी वाले भाग में क्या लिखा? संघ एवं यूनियन बनाने का अधिकार। डी वाले भाग में लिखा आपके भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। ई वाले भाग में लिखा भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार। एफ वाला भाग खाली है क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार वर्णित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से उसे हमने हटा दिया। और जी में लिखा आपका क्या? वृत्ति या आजीविका करने का अधिकार। याद रखना, इसको सिंपल है। सबसे पहले ए और बी, बी से आपको ये 2 तो याद रहेंगे, सी से आप याद रख लीजिए संघ, सी से आपको क्या याद रखना है? संघ। डी का मतलब है आप पहले किसी भी जगह घूमने जाओगे, घूमने जाने के बाद उस जगह पसंद आएगी तो वहां पे निवास करोगे, तो डी में घूमने का और ई में बसने का। एक बात यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, कई बार लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में विदेश यात्रा करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया है? तो विदेश यात्रा करने का अधिकार इस आर्टिकल में नहीं है। विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में। यहाँ पे आपको भारत में घूमने का अधिकार है और भारत में बसने का। जब घूम लोगे, बस लोगे तो जीवन चलाने के लिए आपको आजीविका की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको रोजगार करने का अधिकार है।
तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान के, हाँ, अब 19(6) की बात करें तो ये युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब रोक लगाते हैं कि आपको कहीं पर भी बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ चीजों पर आप नहीं बोल सकते, जैसे आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, तो ये युक्ति युक्त निर्बंधन की आपका बात करता है 19(6). तो 19(2), 3, 4, 5, 6 युक्ति युक्त निर्बंधन लगाएंगे, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा काम के थे, 1, 2, 3, 4, बाकी आपको डीप में पढ़ना है, तो फिर कभी संविधान में मुलाकात होगी आपसे, तब युक्ति युक्त निर्बंधन भी डीप में बताए जाएंगे कि कौन से युक्ति युक्त आपके निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) के अंतर्गत है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन से कथन आपको ऐसे लगते हैं जो सही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य, यहाँ पे एक शब्द जोड़ लीजिएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य। थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा रह गया है, जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। आप सभी का आंसर क्या होगा? चलिए, सभी लोगों को आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। चलिए, अब मैंने आपको सभी कथन सत्य लिख दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी लोगों ने आंसर सही दे भी रहे हैं, मुझे कई लोग आंसर बता रहे हैं डी सही होगा। जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं अच्छे से कि इसका आंसर और क्या हो सकता है। अब यहां पे देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। जिस दिन आपका भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस दिन संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म के बाद आपका शिक्षा संस्कृति के बाद आपका संपत्ति, और संपत्ति के बाद संवैधानिक उपचार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? आपका हटा दिया गया। तो पहला कथन आपका यहाँ पर सही होता है कि संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकारों का क्या किया गया था? आपका वर्णन। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है, बिल्कुल सही है। संविधान का आर्टिकल जो 12 है, अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में। तो तीसरा कथन भी आपका यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। तीसरा लिखा आपका, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा। जब देश के अंदर आपका आपातकाल लगता है, क्या लगता है आपका? तो देश में जब आपातकाल लगता है, तो आपातकाल की अगर आप बात करोगे तो 3 आधारों पर आपातकाल लगाया जाता है। एक आपातकाल होगा आपका क्या? युद्ध के बाद दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? बाह्य आक्रमण। और तीसरा, पहले आपका यहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से हमने एक शब्द जोड़ दिया, उस शब्द का नाम था आपका क्या? सशस्त्र विद्रोह। अब इन 3 आधारों पर भारत के अंदर आपातकाल लगता है। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपातकाल अगर 2 आर्टिकल कभी समाप्त नहीं होंगे। पहली बात तो ये याद रखिएगा, 2 आप कभी समाप्त नहीं करते। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 तो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, भले किसी भी आधार पे लगाओ, युद्ध के आधार पे लगाओ, वायु आक्रमण के आधार पे लगाओ, सशस्त्र विद्रोह, मतलब आर्टिकल 20, 21 कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। फिर समाप्त 19 भी एक स्थिति में समाप्त नहीं होता अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हो। किस आधार पर लगा हो आपातकाल? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो आर्टिकल 19 भी समाप्त नहीं होगा। युद्ध और बाह्य आक्रमण में 19 आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मैंने ये जो बात आपसे बोली है आपने समझी होगी अच्छे से। 20, 21 कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो 19 भी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, कभी भी निलंबित नहीं होता। आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता वर्णित है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) में वर्णित है। अभी आपको मैंने बताया ये थोड़ी देर पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो यहाँ पे आपके 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसलिए उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे क्या होते हैं? आपके सत्य होते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। आपसे पूछा है कि भारत का संविधान किन लोगों को मान्यता प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों को,
केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। जल्दी कमेंट करके बताइए आप सभी का आंसर इसके अनुसार कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 देखिएगा, 29(1) पढ़िएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जल्दी बताइए आपका कि क्या है आपका कि भारतीय संविधान कौन से अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। धार्मिक भाषाई, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। सभी लोगों को कमेंट करके बनाना है। वीडियो आपके बोल रहे हो सामने नहीं दिख रहा, मेरे सामने एक स्क्रीन चल रही है उसमें वीडियो पूरा क्लियर दिख रहा है। आप बोल रहे हो वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। अगर आप आर्टिकल 29 देखोगे तो अनुच्छेद 29 में किसका अधिकार देके रखा है, तो 29 में देके रखे आपके क्या, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार किस आर्टिकल में है, तो उस आर्टिकल का नाम होगा आपका क्या, आर्टिकल 29। किसके अधिकार यहाँ पे देके रखे हैं आपके, तो यहाँ पे देके रखे किसके, आपके अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी लिपि एवं भाषा एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, और जो राज्य होगा वहां धर्म, भाषा और जो जाति है उस आधार पर उनके शिक्षण संस्थान में भेद नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, धर्म भी हो जाएगा, और धर्म के बाद क्या हो जाएगा आपका, भाषा। तो दोनों में आपका यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर धर्म एवं भाषा दोनों लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो भारतीय संविधान का ये जो आपका 29 आर्टिकल है, धार्मिक एवं भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को प्रदान करता है, आपका मान्यता प्रदान करता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका आंसर दीजिएगा, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मूल संविधान का भाग थे, 1952 में पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए, 42वें संविधान संशोधन से सम्मिलित किए या 44वें संविधान संशोधन से सम्मिलित किए। तो जल्दी कमेंट करके बताइए जो भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार है किस संविधान संशोधन से जुड़े हैं, किस संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। चलिए, कई लोगों ने आंसर सही दिया, कई लोग आंसर सी बता रहे हैं मुझे। चलिए अब मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार, सिंपल सा आंसर होगा मूल संविधान के भाग थे। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन हमने 7 मौलिक अधिकारों का संविधान में क्या किया था, वर्णन किया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मूल संविधान का भाग लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार को हमने किसी भी संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, विकल्प राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है, सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है, राष्ट्रपति कभी भी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थगित कर सकते हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किस स्थिति में आपका स्थगित किया जा सकता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए आपका कि किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को आपका समाप्ति होती है। सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब स्थगित किया जा सकता है, जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। क्या लगा हो आपके देश में, राष्ट्रीय आपातकाल। तब ऐसी स्थिति में आपका भारत का जो राष्ट्रपति होगा वहां मौलिक अधिकारों का क्या कर सकता है, आपका निलंबन कर सकता है। तो निलंबन को यहाँ पे क्या बोला, आपका स्थगित किया जा सकता। सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की जो परिस्थिति लागू होती है उसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकारों का क्या होता है, निलंबन होता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है या 8 का आंसर ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए।
अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। भारत में सिक्कों को कृपाण पहनने की अनुमति करने की या ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? स्वतंत्रता का, जीवन स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी कमेंट करके बताइए जो सिख धर्म के लोग हैं, क्योंकि सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने 5 चीजों की बात की थी, केस, कच्छा, कृपाण और कंघी। ये 5 चीजें उनके धारण करने की बात की गई है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि सिक्कों के कृपाण पहनने या धारण करने की अनुमति भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल आपका प्रदान करता है? अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको आर्टिकल 25 पे लेके चलता हूँ। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन दिया है। तो देखिएगा कितनी स्वतंत्रता है। सबसे पहले आपकी क्या, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता इस आर्टिकल में वर्णित है। धर्म को मानने के बाद धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। धर्म का क्या करने की स्वतंत्रता आपको? तो धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। आचरण करने की क्या देके रखी आपको इसी आर्टिकल में? स्वतंत्रता। धर्म का आचरण करने के बाद आपको धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता भी इसी आर्टिकल के अंदर दे के रखी है कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता आपको इस आर्टिकल से प्रदान है। और धर्म को प्रचार करने के बाद एक जो आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, उस स्वतंत्रता का नाम है आपकी क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब इन चारों चीजों या चारों बातों को अच्छे से समझिएगा। ये आर्टिकल 25 की सारी बातें मैंने यहाँ पे सम्मिलित की है। धर्म को मानने की, आपका जो भी धर्म है आप उस धर्म को मानिए। अगर आप हिंदू धर्म के तो हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम धर्म के तो मुस्लिम धर्म को मानिए। जो भी धर्म जैसा आचरण करने की बात कहता है, हिंदू धर्म कहता है खूब हवन करो, ओम भट स्वाहा करते ही रहते हो आप जब देखो जब। तो हिंदू धर्म में जितने भी हवन वगैरह सब करने को अनुमति है। मुस्लिम धर्म बोलता है आपको नमाज पढ़नी चाहिए, आप नमाज पढ़िए। ईसाई धर्म बोलते हैं आप चर्च में जाके मोमबत्ती जलाइए या जो भी आप आराधना करते हो वो सब करिए। मतलब आपको धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। प्रचार करने का मतलब क्या है? धर्म के प्रचार, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। मैं अपने धर्म का किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने धर्म की व्याख्या कर सकता हूं, उसके सामने वर्णन कर सकता हूं, लेकिन कभी भी अपना धर्म उसे अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सिर्फ मैं बोल सकता हूं कि मेरा धर्म अच्छा है, आप अपना सकते हो, लेकिन मैं उसे कभी भी बाध्य नहीं करूंगा। अंतःकरण का मतलब क्या है? कई लोग आस्तिक होते हैं, कई लोग नास्तिक होते हैं। तो जो आस्तिक है वो आस्तिक के रूप में मानिए, जो नास्तिक है नास्तिक के रूप में मानिए। तो यहाँ पे आपको किसकी स्वतंत्रता प्राप्त है? अंतःकरण की। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो सिख धर्म के लोग हैं उन सिख धर्म के लोगों को जो आपकी कृपाण धारण, कृपाण बोले तो तलवार या कटार धारण करने की जो अनुमति देता है वो आर्टिकल 25 देता है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो धर्म है हिंदू धर्म है, इसमें 3 धर्म को माना है, सिख, बौद्ध और जैन। जब हिंदू धर्म के लोग मंदिर खोल सकते तो सिख धर्म के लोग भी खोल सकते, बौद्ध धर्म के भी और जैन धर्म के। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 25, जिसमें आपके सिक्कों को कृपाण धारण करने की बात की गई है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी या धर्म की स्वतंत्रता लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सी। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। वहां अधिकार अनुच्छेद 19 से दिया है, अनुच्छेद 32 से दिया है, अनुच्छेद 34 से दिया है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी कमेंट करके बताइए। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वहां डायरेक्ट आपके सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। तो आप बताइए किस आर्टिकल के तहत आपके ये शक्ति उससे प्राप्त है? सभी लोगों को इसका आंसर देना है। ये क्लासेस डेली 9 बजे से शुरू होती है। डी इज राइट आंसर। कौन दे रहा है डी इज राइट आंसर? चलिए मैं बता देता हूं कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसमें एक अधिकार का वर्णन है। उस अधिकार का नाम है आपका क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का क्या देके रखा आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको संवैधानिक उपचारों का दिया है, आपका अधिकार दिया है। अब भारतीय संविधान में आपको संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार मिला है वो आर्टिकल 32 के तहत। इसके तहत आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हो।
और जब आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाओगे तो 5 प्रकार की रिट जारी होगी। आगे मैं बात करूंगा 5 प्रकार की रिट: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। साथ ही साथ में आपके सुप्रीम कोर्ट तो है ही रिट प्राप्त जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 226 के तहत राज्यों के हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इन दो के अलावा तीसरे को भी संसद प्रदान कर सकती है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन आर्टिकल 32 यहाँ पे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह आर्टिकल संविधान के मूलभूत ढांचे का भाग है, और मूलभूत ढांचे का भाग जो भी आर्टिकल होता है उसमें संसद कभी भी संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये आपका जो आर्टिकल 32 है ये किसका भाग है? आपके संविधान का। तो संविधान के किसका भाग है? आपका मूलभूत ढांचा। तो ये आपके किसका भाग हो गया? मूलभूत ढांचा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने, जो आपके हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बोला है। वैसे तो संविधान की प्रस्तावना को भी हम आत्मा बोलते हैं, लेकिन अगर आप भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट जोड़ दोगे कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? आर्टिकल 32। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इतना समय नहीं है, नहीं तो संविधान आपको और अच्छे से भी हो सकता है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में गया? इंदिरा जी, चरण सिंह जी, राजीव जी, मोरार जी? जल्दी बताइए, किसके शासनकाल में हटाया गया था? जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए। अब यहां पे देखिएगा, मैंने आपसे पूछा है किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। तो जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन का नाम था आपका, कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो आपका जो संविधान संशोधन था, उस संविधान संशोधन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा कि किसके कार्यकाल में आपका हटाया गया। आपका एक संशोधन हुआ था, उस संशोधन का नाम था आपका कौन सा? 42वां संशोधन। कौन सा था आपका? 42वां नहीं है, 44वां संविधान संशोधन है। कौन सा संशोधन है आपका? तो संशोधन का नाम होगा आपका क्या? 44वां संविधान संशोधन। और ये जो आपका 44वां संविधान संशोधन था, ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1978 में। और आप 1978 में देखिएगा, भारत में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई की क्या थी? आपकी सरकार। तो जिन लोगों ने इसका आंसर मोरारजी देसाई लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जबकि 42वें संविधान संशोधन के समय थी आपकी इंदिरा गांधी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मोरारजी देसाई लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? मोरारजी देसाई। चलिए, आपको भद्दा दिखेगा, इस कारण इसको यूज नहीं करूंगा, मैं दूसरा वाले यूज करूंगा। तो जिन लोगों ने आंसर इसका मोरारजी देसाई दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप दीजिएगा। पहले मुझे क्वेश्चन है आपका कौन सा? 12वां, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, आपके बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22? जल्दी सभी लोग कमेंट करके सभी लोग आंसर दीजिए कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से संबंधित है। प्लस ये भी बताइए, हमने एक संविधान में संशोधन करा था, 86वां संविधान संशोधन। इससे संविधान के कौन कौन से ऐसे आर्टिकल थे जिसमें आपका परिवर्तन आया? अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम बात करते हैं अनिवार्य एवं निःशुल्क। आपके भारतीय संविधान में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। जब हमने 86वां संविधान संशोधन करा सन 2003, शायद 2003 ही 86वें संविधान संशोधन की, इस 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित कर दिया गया कि भैया बच्चे का मौलिक अधिकार होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
एक और आर्टिकल में यहाँ पे परिवर्तन आया था। जब आर्टिकल आप 45 पढ़ते हो, उस आर्टिकल 45 में पहले 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की थी, लेकिन हमने इससे आयु घटा के कितनी कर दी थी आपकी 0 से 6 साल। फिर आपका एक और आर्टिकल में यहाँ पे परिवर्तन आया, जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो इसी से जुड़ा, क्योंकि संविधान में जब हमने 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया था तब 10 मौलिक कर्तव्य रखे थे। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा, जिसमें हमने बोला कि जो प्रतिपालक होंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची या जिसके संरक्षण में भी बच्चा रहता है, उनका यह अधिकार होगा कि वहां बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। मैंने यहाँ पे आपको आर्टिकल 21A आपका इसका आंसर होगा, लेकिन तीनों आर्टिकल बता दिए जो 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आपका आर्टिकल 21 है, 2003 है या 2 है, आप इसको एक बार सर्च कर लेना। संविधान संशोधन 86वां है, क्योंकि मैं 2003 और 2 में हमेशा कंफ्यूज रहता हूं। वैसे मुझे यहां तक उम्मीद है 2003 ही होगा, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। आपको यह बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है। तो जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है। मौलिक है, प्राकृतिक है, वैधिक है या नैतिक अधिकार है। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार बचा है। चलिए अब मैं बता देता हूं भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति। अभी आपको मैंने बताया है 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था आपका 1978 में। इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको कहां ले जाके रखा, संविधान के आर्टिकल 300 में। अब ये आपका मौलिक अधिकार ना होकर एक वैधानिक या कानूनी अधिकार है। वैधानिक अधिकार हो गया है या कैसा अधिकार हो गया आपका, तो ये हो गया आपका कैसा, कानूनी अधिकार। अर्थात अब सरकार कोई सा भी कानून या कोई सा भी विधि बनाकर व्यक्ति की संपत्ति को छीन सकती है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर वैधिक अधिकार या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, विधिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं जब देश के अंदर आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तब मौलिक अधिकारों का निलंबन आपका कौन करता है। राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, विधि मंत्री करता है या प्रधानमंत्री करता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, जब देश में आपातकाल लागू होगा तब मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा। सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर देना है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किसके द्वारा किया जाता है। सिंपल सा आंसर होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों में अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना हो तो संशोधन करेगी संसद। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हमें मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई क्या करना हो, तो मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना हो तो संशोधन कौन करेगी आपकी यहाँ पे, तो संशोधन करेगी संसद। लेकिन जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वहां किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा किसके द्वारा, आपके राष्ट्रपति के द्वारा। तो मौलिक अधिकार निलंबित किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं किसके द्वारा, आपके राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राष्ट्रपति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए, आप सभी का आंसर क्या होगा। मेरी स्क्रीन बंद हुई है, इतनी देर में मैं इसे चालू करता हूं। आप जल्दी इसको आंसर कमेंट करके दीजिए कि आप सभी का आंसर इस पर क्या होगा। सभी लोगों को आंसर देना है इसका, आपका इसका आर्टिकल का आंसर दीजिए। इसमें से आपको कौन सा ऐसा आर्टिकल लगता है जो आपका मैच नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया, विकल्प ए बिल्कुल सही है।
विकल्प बी भी आपका बिल्कुल सही है। बच्चों से जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उससे आप कारखानों इत्यादि में काम नहीं करवा सकते हो। विकल्प सी देखिएगा, अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध, जो आपने धार्मिक संस्था स्थापित किए उन धार्मिक कार्यों का आप क्या कर सकते हो, प्रबंध कर सकते हो। लेकिन विकल्प डी आपका गलत होता है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया, ना कि आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में लिखा भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति है उसे बनाए रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। इसलिए यहाँ पे डी विकल्प क्या होता है, आपका गलत होता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, डी आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहां से लिया गया है, जल्दी कमेंट करके बताइए। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। आप सभी को बताना है कि विधि के समक्ष समता हमने कहां से ली है, आर्टिकल 14 की हमने बात की है। जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक इसके अंदर आपका वर्णन है विधि के समक्ष समता का, विधि के समक्ष क्या देके रखी है आपकी यहाँ पे, तो विधि के समक्ष समता है। और इसी में आपका क्या देके रखा है, तो यहाँ पे विधि का क्या देके रखा आपका, तो विधि का समान संरक्षण। तो जल्दी कमेंट करके बताइए विधि के समक्ष समता कहाँ से लिए और विधि का समान संरक्षण हम कौन से देश से लेके आए हैं। सभी लोगों को इसका आंसर देना कंपलसरी है कि विधि के समक्ष समता किस देश से ली है, और ये भी बताइए आपका विधि का समान संरक्षण हम कौन से देश से लेकर आए। सभी लोगों को आंसर देना इसका, विधि के समक्ष समता का और विधि का समान संरक्षण का। अब देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरे के बारे में मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है। तो विधि के समक्ष समता जो हम लेके आए हैं वो उस देश से लेके आए, उस देश का नाम है आपका क्या, ब्रिटेन। एक व्यक्ति की आपकी यह अवधारणा मानी जाती है, उनका नाम है आपकी क्या, डायशी। डायशी की अवधारणा है आपकी क्या, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण किस देश से हमने लिया है, उस देश का नाम होगा आपका क्या, अमेरिका। तो मैंने आपसे कानून की दृष्टि में समानता की बात की थी, तो कानून की दृष्टि में समानता हमने लिए कहां से, आपके ब्रिटेन से। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी या ब्रिटेन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर दीजिएगा। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम ने संसद पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष का आपको नाम बनाना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे उसके अध्यक्ष का नाम क्या था। सभी लोगों को कमेंट करके आंसर देना है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है कि जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था इसके अध्यक्ष आपके कौन थे। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपसे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात की है, तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। सन 1953 में 1953 में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1953 में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो आपके अध्यक्ष थे उन अध्यक्ष का नाम था आपका क्या, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, फजल अली। और दो अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो दो अन्य सदस्य आप इसमें देखोगे तो एक जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, हृदय नाथ कुंजरू। एक व्यक्ति का नाम था आपका क्या, हृदय नाथ कुंजरू। और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। इसने बोला था इसी की सिफारिश के आधार पर जब हमने भाषा के आधार पर भारत का गठन किया तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 53 में, रिपोर्ट सौंपी 55 में, अध्यक्ष थे फजल अली। यहाँ पे मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपका फजल अली। तो जिन लोगों ने इसका आंसर फजल अली दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा दिया गया। आपको सिक्किम के बारे में बताना है कि सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बना या किस वर्ष सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। सभी लोगों को इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम भारत का राज्य कब बना। 73, 74, 75, 76 जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि कब बना सिक्किम। सिंपल सा क्वेश्चन है।
सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सी 75 75 75। चलिए, अधिकांशतः लोगों का मत 75 पे जा रहा है, तो मैं भी मना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों का बहुमत 75 पे ही ज्यादा है और बना भी 75 में ही। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 75 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो जो सिक्किम भारत का राज्य बना वो बना आपके 1975 में। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान भारत का वर्णन करता है, तो जल्दी बताइए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्य और संघ क्षेत्रों का महासंघ, या एकात्मक राज्य? जल्दी बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो हम पहले भी इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पे इसी पे आधारित था। तो जल्दी बताइए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघ, राज्यों का महासंघ या एकात्मक? सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर देना है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। सिंपल सा आंसर होगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर राज्यों का संघ शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? राज्यों का संघ। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्लास थोड़ा जल्दी भी समाप्त करनी है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ये क्वेश्चन अच्छा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू कर दिए गए। 50, 49, 51, 52? जल्दी कमेंट करके बताइए कि नागरिकता के प्रावधान संविधान में कब लागू हुए थे। तो यहां पे अगर आप भारतीय संविधान के नागरिकता के प्रावधानों को देखोगे कि नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, तो ध्यान रखिएगा, नागरिकता के जो प्रावधान लागू हुए थे वो लागू हुए थे आपके 1949 में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर, क्योंकि हमने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ चीजें हमें पहले ही लागू करने की जरूरत पड़ी, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1949 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सी वाला। सॉरी, 1949 किसमें? आपके बी में। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मौलिक अधिकार व्यक्ति को कौन से अधिकार प्रदान करते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या उपयुक्त सभी? सबका आंसर मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। आपकी पढ़ाई मैं देखता हूँ कितनी अच्छी चल रही है। मैंने आपसे पूछा मौलिक अधिकार व्यक्ति को कौन से अधिकार प्रदान करते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या उपयुक्त सभी? डी 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 डी। जल्दी आंसर बताइए आप सभी लोग। मुझे आंसर अधिकांश लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया, ये भी आपको बता देता हूं। चलो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आज से याद रखना, आप कभी आंसर इसका डी मत लगाना। पहली बात तो अभी मैं आंसर डी कैंसिल करता हूं। अब आंसर दीजिए। डी मैंने कैंसिल कर दिया। अब आंसर बताइए। डी आंसर नहीं है, इस बात की पक्की गारंटी, आंसर डी नहीं होगा। अब देखते हैं क्या आंसर मिलता है। अब आंसर ए आया है। चलिए मैं ए की भी मना करता हूं, कभी भी आपका ए भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर बताइए। अब मैं बता देता हूं। अब अगर एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया तो आप फिर पता ही चल जाओगे। अब यहाँ केबीसी वाला तो है नहीं कि लाइफलाइन आप ले सकते हो, लाइफलाइन मिलेगी नहीं। चलिए मैं बताता हूं आपको कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को कौन से अधिकार प्रदान करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक आपके संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का संविधान में क्या किया गया? आपका वर्णन किया गया है। भाग 3। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। किसमें? आपके भाग 4 में। अब दोनों बात समझिएगा। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। कौन से अधिकार होंगे? तो इनके जो अधिकार होंगे वो होंगे राजनीतिक, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपको सामाजिक एवं आर्थिक, क्योंकि आप जानते ही हो नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए रखा गया है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर राजनीतिक शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, राजनीतिक। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 22। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, कौन मौलिक अधिकारों को लागू करता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? जल्दी बताइए कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कौन मौलिक अधिकारों को लागू करेगा? तो जल्दी करिए कमेंट आप सभी इसका आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है? सिंपल सा आंसर होगा, संविधान का आर्टिकल 226 पढ़िए, संविधान का आर्टिकल 32 पढ़िए। आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हो। किसके शरण में? आपके हाई कोर्ट की शरण में। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आर्टिकल 32 के तहत आप किसकी शरण में जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट की शरण में। तो ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट भी आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी। क्या तीसरी संस्था? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 32 में लिख के रखा है कि संसद के पास ये भी पावर है कि इन दोनों के अलावा अगर किसी तीसरे को देना चाहे तो संसद दे सकती है, लेकिन फिलहाल कितने को? आपके दो को। इसलिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इसका आंसर होगा। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर उपयुक्त सभी या उपयुक्त दोनों लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सुमेलित कीजिए। समानता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जल्दी आंसर सुमेलित करके बताइए, इसमें से आपका आंसर क्या होगा? इन चारों में से ए, बी, सी या डी? सभी लोगों को इसका आंसर बताना है कि इसका आपका आंसर क्या होगा। आप देखते हैं मुझे क्या क्या आंसर मुझे मिल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा है कि सुमेलित करना है। अब देखिए मैं जल्दी से सुमेलित कर देता हूं। संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। तो ए का आंसर हो गया 1, बी का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 4। तो 1 और 4 सिंपल सा, ज्यादा आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। अभी आपका विकल्प सी यहाँ पे पूरा मैच कर गया है। और भी आगे बता देते, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25। तो सी का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 2। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका 3। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 24। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? कौन मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है, लोकसभा को है, सर्वोच्च न्यायालय को है या संसद को है? सिंपल से इसका आंसर होगा अनुच्छेद 35 के तहत। देखिएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना हो तो कौन करेगी आपकी? तो मौलिक अधिकारों में संसद करेगी आपका संशोधन। तो जिन लोगों ने आंसर लगाया संसद, उन सभी का आंसर सही है। अगला आपका क्वेश्चन 25। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस दिन रिट की आवश्यकता होती है, या कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा या उत्प्रेषण? ध्यान देखिए, किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रिट आपका न्यायालय जारी करता है? सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। 5 प्रकार की आपके यहाँ पे रिट देके रखी है। पांचों रिट का सिर्फ मैं नाम बता देता हूं कि कौन सी रिट आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहली जो रिट होगी उस रिट का नाम है आपकी कौन सी? तो इसे बोलते हैं हम आपकी क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। पहली रिट का नाम है आपकी क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रिट होगी उस रिट का नाम है आपका क्या, परमादेश। परमादेश के बाद तीसरी जो रिट है उस रिट का नाम है आपका क्या, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के बाद अगली जो रिट है उसका नाम है आपका क्या, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा। और एक रिट यहाँ पे छूटी हुई है, उसका नाम होगा आपका क्या, प्रतिषेध। इतना समय नहीं है कि इन पांचों रिटों को हम यहाँ पे देख पाए, लेकिन अभी आपको बता देता हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर आप अवैध रूप से नजरबंदी या बंदी बनाकर रखते हो तब आपकी जो रिट जारी की जाती है उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे आप एक केस के नाम से समझ सकते हो। रुदुल शाह वर्सेस स्टेट बिहार का केस था। इस केस में रुदुल शाह को 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी 16 साल तक इन्हें जेल में रखा था। फिर इनके किसी संबंधी ने रिट जारी की थी, उस रिट के आधार पर पुलिस वालों ने न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उस व्यक्ति को वहां से क्या करवाया था, आजाद करवाया था। तो दोषपूर्ण नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के निम्नांकित में से किसी प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो जल्दी बताइए कि नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, नया राज्य अगर आप आर्टिकल बात करोगे, एक अनुच्छेद आपका 2 है और एक अनुच्छेद है आपका कौन सा 3। यहाँ पे नए राज्य का प्रवेश, हमें कोई से भी राज्य का प्रवेश कराना हो तो 2 के तहत कराएगी संसद, और नए राज्य का अगर हमें निर्माण करना हो तो जो नए राज्य का निर्माण होगा वो किस आर्टिकल के तहत होगा? तो उस आर्टिकल का नाम होगा आपका क्या? आर्टिकल 3। नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सब किसके तहत होता है? आर्टिकल 3 के तहत। प्रवेश और स्थापना की बात आर्टिकल 2 करता है, लेकिन 2 आंसर नहीं होगा, आर्टिकल 3 इसका आंसर होगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आर्टिकल 3 आंसर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हमारा संविधान को हम उधार का थैला बोलते हैं। तो जल्दी बताइए, हमने इस उधार के थैले की अगर हम बात करें तो, क्योंकि आरोप लगते संविधान के ऊपर कि हमारे संविधान में हमारा क्या है, फिर भी आप बता दीजिए कि किस देश के संविधान से हमने नागरिकता संबंधी प्रावधान लिए? जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो सिंपल सा आंसर है, नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। अगर हम अमेरिका से लेते तो हमारे यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती, क्योंकि अमेरिका के अंदर कैसी नागरिकता आपकी? तो जो अमेरिका है उसके अंदर आपकी दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमने तो दोहरी नागरिकता अपनाई नहीं है। हमने कौन सी नागरिकता को अपनाया है? तो हमने जिस नागरिकता के प्रावधान को अपनाया वो है आपकी क्या? एकल नागरिकता। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ब्रिटेन लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया है? जल्दी कमेंट करके बताइए, हमने मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं? हमारे संविधान में सभी लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, जो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं उस देश का नाम है आपका क्या? अमेरिका। तो जिन लोगों ने इसका आंसर अमेरिका लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा, क्वेश्चन नंबर 29। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 22, 23? जल्दी बताइए, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में आपका वर्णन किया गया? 20 में, 21 में, 22 में या 23 में? बता देता हूं मैं ही आपको जल्दी से, आप सभी लोग आंसर दीजिए इतनी देर में। अब देखिए, अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, इसके 3 भाग है। भूतपूर्व एवं डांडिक विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। इसलिए इसका आर्टिकल आंसर होगा 20, क्योंकि अनुच्छेद 21 में प्राणदेह की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण है और अनुच्छेद 23 में आपका मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम की बात की है। लेकिन मैंने दोष सिद्धि से संरक्षण की बात की थी, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल अनुच्छेद 20। तो जिन लोगों ने इसका आंसर अनुच्छेद 20 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसलिए आंसर याद रखिएगा, कौन सा आंसर होगा आपका? आंसर 20। अगले क्वेश्चन 29, 30। विधि शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई? आपको विधि शब्द की परिभाषा बताना है, 12, 13, 14 या 15? तो जल्दी कमेंट करके बताइए, विधि शब्द की परिभाषा संविधान के कौन से आर्टिकल में दी गई है? अनुच्छेद 12 में है, 13 में है, 14 में है या 15 में? सभी लोगों को कमेंट करके बताना है विधि शब्द की परिभाषा के बारे में कि क्या विधि शब्द की परिभाषा होगी। मैं बताता हूं फिर आपको। अब यहां पे देखिएगा, मैंने आपसे विधि शब्द की परिभाषा की बात की है। तो आर्टिकल जो 13, इसके 3 भाग है, 13(1), 13(2) और 13(3). पहली आपकी क्या? संविधान पूर्व विधिया, संविधान पश्चात विधिया और विधि शब्द की परिभाषा। संविधान पूर्व विधि का मतलब क्या होगा? भारतीय संविधान के लागू होने से पहले की कोई सी ऐसी विधि या कानून जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनती है या कम करती है, तो वहां अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 13(2) में लिखा, संविधान पश्चात विधिया, राज्य कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनती है। अगर राज्य ने किसी ऐसी विधि का निर्माण कर लिया तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा, आर्टिकल 137 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर उसे क्या कर देगा? आपका समाप्त कर देगा। तो एक बात अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 जिसे हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बोला है, उसका जन्मदाता कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 13(2), जिसमें हमने संविधान पश्चात विधि की बात की है। इसका मतलब है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को क्या करती हो? छीनती हो। 13 में दी आपकी विधि शब्द की परिभाषा। रूढ़ि, प्रथा, कानून, नियम सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके यहाँ पे विधि के अंतर्गत। तो विधि शब्द की परिभाषा 13(3) में देके रखिए, इसलिए आर्टिकल 13 यहाँ पे आपका मैच करता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आपका आर्टिकल 13 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
कल के क्लास का टॉपिक मैं अब आपको आज ही बता देता हूं। कल की क्लास देखिएगा संविधान के भाग 4, जिसमें हम नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में हमारी जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। संविधान के विदेशी स्त्रोतों की भी हम कल क्या करेंगे, आपके चर्चा करेंगे। 30 क्वेश्चनों के हम वहां पे देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको 1 घंटे के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो कल का टॉपिक आप याद रखिएगा। साथ ही में आपके लिए जो पीएससी की वैकेंसी है उसके लिए आपके लिए क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों चल रही है। आपको वीडियो, पीडीएफ, प्रिंटेड नोट्स ओल्ड स्टूडेंट के लिए 999 में आपके लिए सिर्फ आपके नोट्स अवेलेबल है घर पे। आपको अगर संपूर्ण चाहिए कोर्स प्लस ये 555 में, टेस्ट सीरीज आपको कितने में प्राप्त होगी, 599 में, जिसके आपके 125 टेस्ट हैं, जिसकी लगभग 11 एफएलटी आज डल चुकी है। तो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट भी लगातार देते रहिए। तो अगले कल टॉपिक आप तैयार करके आइएगा। आप जल्दी बताइए आज सभी के क्वेश्चन कितने सही है। आपको बताना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। थोड़ी एक बात की मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस बोर्ड पे मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरी राइटिंग थोड़ी उतनी आ नहीं पाती है। क्योंकि इस पे लिखते हैं आप, तो लिखने के कम से कम 2 सेकंड पीछे चलता है। आपने चलाया पेन, उसके बाद लिखाएगा। तो राइटिंग सुधारने की मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा। पच्चीस, 18, चलिए अब मैं नाम लेता हूं। पूनम सिंह जी 20 बता रहे हैं। छोटू जी ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सेकंड, अभी क्लास सेकंड पेपर की पार्ट 2 की बाद में करेंगे। कमीशन स्टडी 28 बता रहे हैं। मनीष जी ने 25 बताया है। जल्दी बताइए सभी लोग। नहीं, सेकंड पेपर की अभी कोई क्लास नहीं चल रही, आज एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। राघवेंद्र दुबे जी, रोहित जी ने 26 बताए हैं। राजा आर्मी मैन 28, नाम अच्छा है राज आर्मी मैन जी। सीसेट की तैयारी देखेंगे, समय मिला तो करवा दी जाएगी। आप सीसेट अगर देखना चाहो तो आप इसी चैनल पर जाइए, मैथ्स और रीजनिंग के सारे वीडियो पढ़ें। मैथ्स से भी आपकी पूरी बनी हुई, मैथ्स की आप प्ले लिस्ट में जाओगे मैथ्स मिल जाएगी, यहाँ पे आपको रीजनिंग मिल जाएगी, साथ ही साथ में आपको हिंदी मिल जाएगी। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उन वीडियो को देख लीजिए, आपका सीसेट अपने आप तैयार हो जाएगा। चलो हमें क्लास आज यहीं पे समाप्त करनी चाहिए। आपका क्वेश्चन कुछ है भी नहीं है, सब क्वेश्चन मुझे देखने को भी नहीं मिल रहा है कि जिसका मुझे आंसर देना हो। हाँ, एक्ट के वीडियो अभी आपका डलने वाला है। एक्ट का वीडियो आज मैं भी डलवा दूंगा, या सुबह तक अपलोड हो जाएगा। 3 एक्ट के वीडियो डल चुके हैं, जिसमें सिविल अधिकार पूरा खत्म हो चुका है। SC ST का एक वीडियो डल चुका है, सेकंड वीडियो अभी मैं डलवा दूंगा थोड़ी देर से, अभी या सुबह तक आपको अपलोड हो जाएगा, सुबह से आपको देखने को मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज PDF की मिल जाएगी। चलो हम क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।